तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। अमर नायक की सीरीज में आज हम करेंगे एक बहुत बड़ा खुलासा जो आपने ना कहीं सुना होगा ना पढ़ा होगा। बहुत करीब के लोगों ने ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें दी हमारी पिछले कुछ दिनों में अमर नायक के ऊपर जो हमने स्पेशल सीरीज शुरू की है उसको लेके ये खुलासा हुआ है। सुनीत खटाऊ के मर्डर केस ने उस समय के पीएमओ को हिला के रख दिया था और बात यहाँ तक पहुँची कि प्राइम मिनिस्टर को अपने इंटेलिजेंस चीफ को पूछना पड़ा कि ये अमर नायक कौन है, और जब जवाब दिया गया कि कौन है तो प्राइम मिनिस्टर का एक ही जवाब था, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अगर आपको पता है अमर नायक कौन है तो आप क्या कर रहे हो। और ये इशारा काफ़ी था दिल्ली की इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए अमर नायक के ऊपर शिकंजा कसने का। तो दोस्तों चलो आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। बात करते हैं 6 मई 1994 की। प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन, काफ़ी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और जो बिजनेस एसोसिएशंस होती हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन, बैंकिंग एसोसिएशन वगैरह वगैरह, इन सब के बड़े बड़े लोग प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के साथ 6 मई 1994 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में हाजिर थे और वहाँ पर चल रही थी एक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट मीट। उसमें पूरा ये वफद डेलीगेशन जो भारत सरकार था, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, वो वहाँ पे हिंदुस्तान के लिए और ख़ास तौर पे मुंबई के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढने गए थे। मुंबई के लिए एक खास कारण था। 1993 में मार्च में मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा थोड़ा सा मुंबई को लेके कम हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र उस समय देश का सबसे प्रफुल्लित प्रोग्रेसिव राज्य था। बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज जिनमें बीपीओज और बैक ऑफिसेज ये सब शामिल थी और काफ़ी सारा इंटरनेशनल निवेश बहुत बड़े लेवल पे महाराष्ट्र में हो रहा था। और वही कारण था कि उस समय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शरद पवार, वो भी वाशिंगटन में प्राइम मिनिस्टर के साथ हाजिर थे। मैं बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनसे बहुत से लोग आज बहुत बड़े बन गए हैं, किनका कुछ का दिवाला भी निकल गया है। खैर, और पीएम उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उन्होंने 1991 में प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ ही अपनी सरकार, जिसमें मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने हिंदुस्तान के, भारत के, उनको लेके एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था पूरे देश में। इकॉनमी को ओपन अप कर दिया था लाइसेंस राज खत्म करने के लिए। उसके चलते हुए बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आई, रोजगार के साधन बने और हमारी जो आम लोगों की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर होने लगी थी। 91 के बाद 92 से जब ये इन्वेस्टमेंट आने लगी, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरी किस्म की स्टॉक एक्सचेंज में, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बहुत बड़ा एक तरक्की का दौर था जो नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। लेकिन 92 के अयोध्या कांड के बाद और 93 में मुंबई ब्लास्ट के बाद वो
विदेशी लोगों का भरोसा कम हुआ। तो वो भरोसा वापस जीतने के लिए नरसिम्हा राव खुद उस इन्वेस्टमेंट समिट में पहुंचे थे, देश के लिए पैसा जुटाने के लिए। है 6 मई को ये इन्वेस्टमेंट की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे प्रधानमंत्री ने सब हाजिर लोग, जहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े बैंकर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, हवाई जहाज बनाने की कंपनियां, डिफेंस प्रोडक्शन वाले लोग और कंज्यूमर गुड्स के लोग, पब्लिक सर्विसेज गुड्स, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, शिपिंग इंडस्ट्री, एविएशन, ये सब लोग वहाँ पे हाजिर थे। और जब ये अपील हुई तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस हिंदुस्तान को मिला। लेकिन अगले ही दिन 7 मई 1994 को महालक्ष्मी स्टेशन के बाहर बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सनीत खटाऊ का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया जाता। 8 तारीख की अखबारों में, देश भर की अखबारों में, तमिलनाडु के हिंदू से लेके कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका और आनंद बाजार पत्रिका से लेके नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े अखबार ट्रिब्यून को लेके दिल्ली के सबसे बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और महाराष्ट्र के टाइम्स ऑफ इंडिया को लेके लोकल अखबारों तक ये सुर्खियां बनी कि एक तरफ जब प्रधानमंत्री अमेरिका में इन्वेस्टमेंट मांग रहे थे, 24 घंटे के अंदर अंदर एक इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े कारखानेदार का इस तरह से मर्डर हो जाता है। तो क्या करेंगे प्रधानमंत्री? अगर मुंबई का माहौल इस किस्म का है तो यहाँ पर पैसा कौन लगाएगा? अब जो हमारा और अमेरिका का टाइम डिफरेंस है, उसके मुताबिक ये खबरें एक दिन लेट वहाँ के दिन के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचती हैं। वो भी जब जो डेलीगेशन दिल्ली से, मुंबई से, दूसरे राज्यों से गए थे, उनके पास उनके राज्य के लोगों ने फैक्ट्स बना के, जो न्यूज़पेपर में सुर्खियाँ छपी थी, उनकी फैक्स कॉपी, उस समय पे ईमेल वगैरह ये भेजने का मौका नहीं था, इतने साधन नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं था, तो उन्होंने फैक्स करके अपने अपने सोर्सेज के ज़रिए वो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस अपने लोगों के पास, अपने वफद के पास पहुंचा दी। उनमें से 2 इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े, एक गुजरात का और एक मुंबई का, इन्होंने वो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स जो थी वो कॉन्फिडेंस में प्रधानमंत्री को दिखाई। और वो देख के प्रधानमंत्री, जो लोगों ने हमें बात बताई, जो उस समय हाजिर थे, आग बबूला हो जाते। थोड़ी देर के बाद वो दिल्ली में अपने इंटेलिजेंस चीफ से बात करते और उसको सीधा, ये जो लोग जिनकी बात कर रहा हूँ, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्होंने कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री को बताया कि हो सकता है ये काम अमर नायक ने किया हो। तो प्रधानमंत्री को वो नाम याद रह गया। तो जब तीसरे दिन प्रधानमंत्री अपने इंटेलिजेंस चीफ को फ़ोन करते हैं दिल्ली में, उसको एक ही सवाल पूछते हैं, हु इज़ दिस गाय अमर नायक? अमर नायक कौन है? तो उस चीफ ने अपना जो उसके पास जानकारी थी उसने दी। तो प्रधानमंत्री ने एक ही बात कही, देन व्हाट आर यू डूइंग? तो आप क्या कर रहे हो? और फ़ोन बंद कर दिया। और वो इंटेलिजेंस चीफ के लिए ये इशारा काफ़ी था। अमर नायक के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पे मुहिम छेड़ी गई, उसको ढूंढने के लिए, पकड़ने के लिए। और साथ ही साथ जैसे ही वाशिंगटन में प्रधानमंत्री को ये खबर मिलती है, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के थ्रू, जान पहचान के थ्रू, वो इमीडिएटली मुख्यमंत्री शरद पवार को वापस देश रवाना कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ का काम हम देख लेंगे, आप वापस जाओ और अपने राज्य को संभालो, मुंबई में क्या हो रहा है जाके देखिए। अभी 93 ब्लास्ट के जख्म भरे नहीं हैं और मुंबई में इस किस्म की हरकतें होनी फिर शुरू हो गई हैं।
और शरद पवार को अपना वो विदेशी दौरा, अमेरिका का वो समिट का दौरा बीच में छोड़ के वापस मुंबई आना पड़ा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, मुंबई के एक गैंगस्टर ने प्रधानमंत्री को एक्शन में आने के लिए मजबूर कर दिया। मजबूरियां इसलिए नहीं थी कि अमर नायक बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन जो काम उसने किया उसका असर बुरा पड़ रहा था सरकार के कामकाज के ऊपर और देश की क्रेडिबिलिटी को लेके और इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस को लेके सरकार सकते में थी। और उसके साथ जो सेंट्रल एजेंसी ने मुंबई पुलिस, जो उस समय के पुलिस कमिश्नर थे सतीश साहनी, डेफिनेटली उनके साथ राब्ता पैदा किया होगा। और जो मुख्यमंत्री को तो प्रधानमंत्री ने बोल ही दिया था, जो होम मिनिस्टर थे उनको भी बोला गया होगा। तो इतनी बड़ी मुहिम चलाई गई अमर नायक को ढूंढने के लिए। इसके बाद एक बात आपको और बता दें, जब अमर नायक नहीं मिल रहा था, वो डिस्गाइज बहुत बदलता था, अपना भेष बदल लेता था, हुलिया बदल लेता था, और उसके ठिकाने पूरे देश में कहीं भी ऐसी ऐसी जगह पे थे जहाँ तक पहुँच पाना आसान नहीं था। आपको ये बात सुन के शायद हैरानी होगी, जब अमर नायक नहीं मिल रहा था तो उसकी कंपनी के, जिसको बापट कंपनी बोलते थे, उसके तकरीबन 350 से भी ज़्यादा लोगों को अलहदा पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच ने पकड़ के बंद कर दिया था। बहुत लोगों की मार कटाई हुई, सेवा हुई, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि अमर नायक कहाँ है। उनमें से कोई 15 दिन के बाद छूटा, किसी की बेल 1 महीने के बाद हुई, किसी की 2 महीने के बाद, लेकिन किसी के पास भी अमर नायक की कोई खबर नहीं थी। अब देखिए, अमर नायक के सोर्सेस तो बहुत थे, बहुत से पॉलिटिशियन, खासतौर पे शिवसेना के और बीजेपी के उसके साथ गहरे संबंध रखते थे। मराठी मानुष एक कॉमन फैक्टर था। गैंगवार में दूसरे लोगों के खिलाफ खड़ा होने का जो काम किया वो अमर नायक ने किया। उसके लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी और उनके पॉलिटिकल नेतागण की उसके साथ हमदर्दी भी थी, दोस्ती भी थी। तीसरी बात थी पैसा। पैसा बहुत था अमर नायक के पास, आर्मी बहुत बड़ी थी, हथियार बहुत थे। LTTE के साथ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम के साथ उसके नज़दीकी रिश्ते थे। वहाँ से वो हथियारों की सप्लाई रखता था। ग्लॉक पिस्टल 1 नहीं 2 अपने पास रखता था हमेशा, इतना हथियारों का शौक था। लेकिन अमर नायक हाथ में नहीं आ रहा था। अब जैसे मैंने कहा, लोकल पॉलिटिशियन और लोकल पुलिस ऑफिसर उसको बचाना चाहते थे कहीं ना कहीं, क्योंकि उसके पकड़े जाने से उनको लगता था कि हमसे पहले अगर सेंट्रल एजेंसीज ने इसको पकड़ लिया, उठा लिया, तो हमारी बेइज्जती बहुत हो जाएगी। अब एक मरना था जिस आदमी ने, वो तो मर गया। अब आगे इस डैमेज को कैसे कम किया जाए? अगर अमर नायक जिंदा पकड़ा जाता है तो शायद बहुत सारे राज खुलेंगे। तो अंदर खाते ये कहा जाता है सोर्सेस के, सूत्रों के थ्रू, कि उसको सलाह दी गई, उसके लोगों को बोला गया कि अपने आका को बोलो कि वो कहीं देश छोड़ के भाग जाए, और वही हुआ। अमर नायक थोड़े दिन महाराष्ट्र मुंबई में लुके छिपने के बाद मौका देखते ही सिंगापुर, हांगकांग की तरफ निकल गया, और तब तक वापस नहीं आया जब तक नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और शरद पवार मुख्यमंत्री थे। 95 में नरसिम्हा राव की सरकार चली जाती है और महाराष्ट्र में शरद पवार की सरकार चली जाती और बन जाती है बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार, जिसके मुख्यमंत्री होते हैं मनोहर जोशी और होम मिनिस्टर होते हैं गोपीनाथ मुंडे। तो एक तरीके से अब अमर नायक की जिंदगी को एक नया मौका मिलता है।
तो बड़ी अंदर की बातें होने के बाद बातचीत नई स्ट्रैटजी के मुताबिक उसको वापस बुलाने की कवायद शुरू होती है। उसमें सेंट्रल एजेंसीज भी एक तगड़ा रोल अदा करती हैं। सेंट्रल एजेंसी जो नरसिम्हा राव के समय से उसके पीछे लगी थी, उन्होंने अपना पैंतरा बदला, स्ट्रैटजी बदली और अपने सोर्सेज से उन्होंने भी अमर नायक को ये मैसेज दे दिया कि आप आ जाओ, कोई खतरा नहीं है। लेकिन अंदर से सेंट्रल एजेंसी पूरी तरह तैयार थी, वो जैसे ही वापस आए उसको उसका रास्ता दिखाया जाए, उसके साथ कैसे डील करना है उसी तरह डील किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी सबकी सब एजेंसीज की। जितने आज कल पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में अमृतपाल सिंह छुपते फिर, हालांकि उसने कोई उस किस्म का क्राइम नहीं किया जिस किस्म के काम अमर नायक ने किए थे, लेकिन जहाँ तक बात उसकी तलाश की है, पूरी एजेंसी ढूंढ रही हैं, 4-5 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही है और पिछले 20 दिन से उसका कोई अता पता नहीं है। तो इसी तरीके से या अब ये इतनी बड़ी जो नमोशी बेइज्जती सिस्टम को देखनी पड़ती है, वो कहीं ना कहीं उनको गुस्सा दिलाती है। तो इसी तरह से सेंट्रल एजेंसी चाहती थी कि किसी तरह अमर नायक वापस आए और उसको उसके तरीके से डील किया जाए, तो वही कामयाब हो जाते। 96 के करीब अमर नायक वापस आता है और उसके बाद क्या हुआ वो किस्सा आपको सबको हमने सुनाया। लेकिन आप देखिए, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को मारने के बाद एक पूरी लॉबी कैसे खड़ी होती है उन लोगों की जो अपना बिजनेस, अपना धंधा, अपना काम चलाने और बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं। उसके पहले भी बड़े मर्डर हुए, विठल ठक्कर का मर्डर हुआ, उसके बाद एक नारीमन पॉइंट में नटवरलाल शाह का मर्डर हुआ, वो भी बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन इतनी हाहाकार नहीं मची थी जितनी खटाऊ मर्डर के बाद मची। और फिर जब पूरी फोर्सेस लगी उसके पीछे, हालांकि वापस आने के बाद वो हुलिया बदल के आया था, प्लास्टिक सर्जरी करवा के आया था, कोई उसको पहचान नहीं सकता था, लेकिन उसने अपने चहेते नेताओं के साथ फिर भी राब्ता रखा और वापस आने के बाद कई बड़े नेताओं की शरण में वो रहता भी रहा। लेकिन कहते हैं जब अंत आता है वो तो रावण का भी आ जाता है, और शायद इसीलिए अमर नायक को रावण भी कहते थे। 10 लोगों जितना दिमाग था उसका, लेकिन जब मौत आती है तो 10 क्या कुछ भी हो, वो एक न आ जाना। तो रावण का भी अंत होता है, वो किस्सा आपको 2-3 बार हम सुना चुके हैं, उस बहस में दोबारा नहीं पड़ेंगे। आने वाले 2-3 दिनों में और बहुत बड़े खुलासे अमर नायक के साथ जुड़े हुए, उसके बापड़ गैंग के साथ जुड़े हुए सामने आए हैं। बहुत से लोग अंदर की बातें बताने लगे हैं। आपने कमेंट बॉक्स में भी पढ़ा होगा कितनी नई नई इन्फॉर्मेशन लोग देने को आ रहे हैं। आपको कल बताएंगे कि कैसे थाना की एक बिल्डिंग में अमर नायक ने पनाह ली थी, क्या माहौल था। वहाँ के कुछ लोग उस सोसाइटी के हमारे टच में आए और उन्होंने पूरी वो बातें बताई। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा, वो आपको कल सुनाएंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, देखते रहिए हमारी ये चैनल। और बहुत दिनों के बाद आपको याद करवा रहा हूँ, ये मुंबई के अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियाँ इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसका स्कोप रेंज चैनल का आप और बड़ी मात्रा में इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखा कीजिए। मैं सब के सब कमेंट पढ़ता हूँ, जहाँ लगता है उसका जवाब भी देता हूँ, और अपने दोस्तों को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए। मिलजुल के इस चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि एक ऑथेंटिक
सच्चाई के साथ चलती हुई एक चैनल आम लोगों तक सही बातें पहुंचाती रहे। सो आने वाले दिनों तक इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।